अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर बेटा हम बात करेंगे कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन और रस्ट में क्या फ़र्क होता है, और हम ये भी बात करेंगे कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। वो कौन से तरीके हैं कि जिनका इस्तेमाल करके हम कोरोजन से बच सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है बोर्ड के अंदर, तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से आप याद करें। अच्छा, फिलहाल बेटा हम ज़रा बात कर लेते हैं कि कोरोजन क्या होता है। डिके ऑफ एनी मेटल, अगर तो बेटा कोई भी मेटल गल सड़ रही है या ख़राब हो रही है तो इसका मतलब उसमें कोरोजन हो रही है। फिर से सुन लीजिए, कोरोजन का मतलब होता है डिके ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल का गलना, सड़ना और ख़राब होना, ये बेटा हमारे पास कहलाता है कोरोजन। अभी अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की, बेशक इंसान ही है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके आसार जो है वो उसके जिस्म पर नज़र आते हैं, बूढ़े बंदे शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो सेम केस यहाँ पर, जैसे मेरा मार्कर काफ़ी पुराना हो चुका है और आप देखो इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मिट भी चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली बात ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके आसार चीज़ों पर नज़र आते हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई भी चीज़ ले आओगे, लोहे की, सोने की, चांदी की बनी हुई, जो कि किसी मेटल की बनी हुई है, तो धीमे धीमे करके वो ख़राब होने लग पड़ती है, टूटने लग पड़ती है, उसको जंग लगना रहता है। इसी को बेटा हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब होता है डिके ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल का गलना, सड़ना या ख़राब होना, ये बेटा कहलाता है कोरोजन। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि अगर मान लीजिए कि ये मार्कर लोहे का बना हुआ है तो इसको जंग क्यों लग रहा है, ये ख़राब क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए है कि ये मार्कर अपने अगल बगल जो इसके हवा मौजूद है, जो ऑक्सीजन मौजूद है, जो पानी मौजूद है, उसके साथ लड़ पड़ता है। अब जैसे ही ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ लड़ेगा तो ये ख़राब होने लग पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस इन इट्स सराउंडिंग। तो जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कोरोजन। आज हम ये समझेंगे कि कोरोजन क्या होता है, रस्ट क्या होता है, कोरोजन और रस्ट में क्या फ़र्क होता है, और कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं हम अपनी चीज़ को। तो आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, अगर बेटा मैं बात करता हूँ कोरोजन की, कि कोरोजन क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, कोरोजन का मतलब होता है डिके ऑफ एनी मेटल। अगर कोई भी मेटल गल सड़ रही है, ख़राब हो रही है, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। देखिए बेटा, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की, बेशक इंसान ही क्यों ना हो, जैसे जैसे किसी भी चीज़ की उम्र बढ़ती है तो उसके जो आसार हैं वो उसके ऊपर नज़र आते हैं। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर मेरा पुराना हो चुका है तो आप देखो इसके ऊपर ये जो प्रिंट है ये भी मिट चुका है, मार्कर काफ़ी पुराना पुराना, बूढ़ा बूढ़ा नज़र आ रहा है। सेम केस इंसान भी है, बूढ़ा आदमी दूर से पहचाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह उम्र के आसार हम पर नज़र आते हैं, इसी तरह उम्र जैसे जैसे गुजरती जाती है बाकी चीज़ों की, तो वो भी ख़राब होने लग पड़ती हैं। इसी को तो हम कोरोजन बोलते हैं। अभी सवाल ये कि अगर ये मार्कर लोहे का बना हुआ है तो धीमे धीमे करके ये मार्कर ख़राब होने लग पड़ेगा, गलना सड़ने लग पड़ेगा, इस मार्कर के ऊपर जंग लगने लग पड़ेगा, कमज़ोर होने लग पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इस वजह से है क्योंकि ये मार्कर अपने इर्द गिर्द जो हवा है उसके साथ लड़ पड़ता है, और उसके साथ जब लड़ेगा, रिएक्शन करेगा, तब ये ख़राब हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब अगर हम किसी तरीके इस मार्कर को बचा लें या समझा दें कि भाई साहब हवा से पंगा मत लेना, हवा से मत लड़ना, हवा से रिएक्शन मत करना, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसी के बारे में आज बात करेंगे। अच्छा, फिलहाल डिके ऑफ एनी मेटल, अगर कोई भी मेटल गल सड़ रही है, ख़राब हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। अभी मैंने आपको बताया कि कोरोजन होता क्यों है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस इन इट्स सराउंडिंग। तो जो भी चीज़ आपके पास है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के साथ लड़ती है, उनके साथ रिएक्शन करती है। जैसे सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है, पानी हो सकता है, एसिड्स तेज़ाब हो सकते हैं, या सॉल्ट्स नमक वगैरह हो सकते हैं, तो ये उनके साथ लड़ेगा जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अगर तो कोई भी मेटल गल सड़ रही है और ख़राब हो रही है तो इसको हम कोरोजन बोलते हैं, और अगर लोहा ख़राब हो रहा है और गल सड़ रहा है तो इसको बेटा हम बोलते हैं रस्ट, यानी कि जंग लगना। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आपका लोहा जंग पकड़े,
मतलब अगर आप चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, अगर आप चाह रहे हो कि आपका लोहा जंग पकड़े, लोहा खराब हो जाए, तो आयरन नीड्स 2 थिंग्स टू रस्ट, तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, ऑक्सीजन और पानी। अब आप सबको ये बात पता है कि हवा में ऑक्सीजन तो होती है, और आजकल वैसे बारिशों का टाइम चल रहा है तो हवा के अंदर पानी भी खूब ढेर सारा है, वाटर वेपर्स, हवा में नमी बहुत सारी है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ऑक्सीजन भी पूरी हो रही है, पानी भी पूरा हो रहा है। अब अगला स्टेप बेटे याद रखिएगा, जब तक लोहा खुश्क रहता है तो उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगता। अच्छा, आयरन अंडर वाटर विदाउट ऑक्सीजन, अगर मैं लोहे के मार्कर को पानी में डुबो दूं, आपको पता ना पानी में ऑक्सीजन होती है, बहुत कम होती है, तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम है, इसलिए वेरी लिटिल डस्ट, थोड़ा सा जंग लगेगा। लेकिन आयरन एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, अगर मान लीजिए मैं मार्कर को किसी ऐसी जगह पर रख दूं जहां पर हवा भी है और साथ में हवा के अंदर पानी भी है, जैसे आजकल है, तो इसका मतलब यह है रस्ट फॉर्म्स क्विकली। तो इसका मतलब अब आपको बात समझ आ गई है कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज़ जिसको रस्ट लगे तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीजन और पानी। क्लियर है? ऑक्सीजन और पानी। अब अगला स्टेप बेटा, सवाल ये कि रस्ट होता क्या है, जंग होता क्या है? रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड और उसके साथ पानी चिपका हुआ। हाइड्रेटेड का बेटा मतलब होता है पानी, और आयरन ऑक्साइड ये आयरन का ऑक्साइड है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन चिपका हुआ है आयरन के साथ। अब सवाल ये कि लोहा जंग कैसे पकड़ता है, आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मान लीजिए कि ये मेरे पास लोहे का एक ब्लॉक है, लोहे की एक ईंट, ये बेटा मेरे पास लोहे का एक एटम है। याद रखेगा, अल्लाह ताला ने लोहे को डिज़ाइन ही इस तरह से किया है, अल्लाह ताला ने लोहे को बनाया ही इस तरह से है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ये मत पूछो सर ऐसा क्यों हो रहा है, भाई अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, अल्लाह ताला ने उस एटम का साइज बड़ा बना दिया है जिसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, सिंपल सी बात। बस फिलहाल आप इतनी बात याद रखो कि अल्लाह ताला ने लोहे को इस तरह से डिज़ाइन किया, इस तरह से बनाया है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देता है। तो अब क्या होगा, ये जो लोहा भाई साहब है यानी आयरन क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, यानी एक आयरन का एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। अब जैसे ही लोहा अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, यानी माइनस वाले बाहर निकल गए, तो फिर लोहे पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो लोहे पर चार्ज आ जाएगा +2। तो यही बेटा मैंने लिखा हुआ है कि लोहा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और लोहे पर चार्ज आएगा +2। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताया, एक लोहे का जो एटम है वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा, तो जो 2 लोहे के एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो 2 लोहे के एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और बेटा जिसके ऊपर चार्ज आ गया +2। अब चूंकि इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो ऑक्सीडेशन वाली फील आ रही है। अरे भाई ऑक्सीडेशन यही तो होता था, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। अगला स्टेप, अभी क्या हुआ, लोहे ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और लोहे के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अभी यहाँ पर एक बदमाश ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घूम रहा था। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या ख्याल है, ऑक्सीजन तो पहले बहुत भुक्कड़ है इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑक्सीजन बहुत बदमाश एटम है, इसको तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए हैं। तो होगा क्या, जो लोहे ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हुए हैं ऑक्सीजन उन पर अटैक कर देगा और साथ में पानी को भी ले आएगा। हवा के अंदर पानी भी तो था, याद है ना। तो अभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं आयरन ने, लोहे ने, तो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा और साथ में अपने भाई पानी को भी ले आएगा। अब बेटा जरा मैं इस रिएक्शन को ना खोल के लिख देता हूँ। अच्छा, ये पानी है, पानी को मैंने ऐसे लिख दिया HOH HOH, ये 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, उसके बाद ये बेटा मेरे पास है O2, ये बने यानी 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम और 2 पानी, HOH HOH। अब मेरा बेटा जब ये 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े एक ऑक्सीजन के एटम ने, फिर 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े एक ऑक्सीजन के एटम ने, तो चार्ज आ गया -2 फिर ये -2 अटैक करेगा पानी के अंदर मौजूद H पॉजिटिव पर, इनके साथ जाकर चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा OH 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 OH। तो कितने OH बन गए? 4। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है 4OH-। पूरी बात समझ आई? यानी हुआ क्या, देखो मान लीजिए कि ये लोहे का मार्कर है, तो यहाँ पर जो लोहा है वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो अगल बगल जो ऑक्सीजन मौजूद है वो उस पर अटैक कर देगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेगा। तो हुआ ये कि लोहे ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और जो लोहे ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा और जैसे ही इनके साथ चिपकेगा तो अपने साथ पानी को भी लेकर आएगा। अब जैसे पानी और ऑक्सीजन इसके साथ चिपक जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो फिर मेरा बेटा बन जाएगा OH-। समझ में आई बात? अब चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर रहा है, इसको बेटा हम रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला स्टेप, अब क्या होगा बेटा, अब जब यहाँ पर OH- बन चुका है तो आपको याद होगा Fe पर कौन सा चार्ज था? +2। तो ये +2 भाई साहब इसके साथ मिलना चाहेगा या नहीं चाहेगा? हाँ बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि लोहे पर प्लस चार्ज आ चुका है
और जो OH है उस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि Fe2+ ये जो OH माइनस बना हुआ था नीचे आएगा, इसके साथ चिपक जाएगा और बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड। मतलब अभी बाद में जाकर यही थोड़ा पानी बाहर निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा रस्ट में, यानी जंग में। तो वो हमें बहुत ही बढ़िया से बात समझ आ गई कि जंग कैसे बनता है। जंग कैसे बनता है जरा देखिएगा। लोहे ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब जैसे लोहे ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो अब ये इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करो करेगा बाहर में मौजूद ऑक्सीजन और पानी भी। अब जब ये अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा, OH-। अब बाहर OH-, यहाँ पर Fe+2 यानी प्लस और माइनस दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो क्या बनेगा FeOH2 आयरन हाइड्रोक्साइड। अच्छा, उसके बाद जैसे ही बेटा जी ये बन जाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड, तो अभी कहानी अब एक नया कट्टा खुल जाएगा। हाँ सही सुना तुमने, एक नया कट्टा खुल जाएगा। और वो क्या कि ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड भाई साहब है, ये मजीद ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्शन करेगा और मजीद जंग पैदा करेगा। यानी एक दफा जंग बन गया तो उसके बाद काम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, मेरे पास 4 आयरन हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास पानी है। बेटा मैंने ना ऑक्सीजन को जरा खुला करके ऐसे O2, अब क्या होगा, एक O ऊपर एक O नीचे, क्या बनेगा OH OH और 2 OH हैं। क्लियर है ना, ये 2H2, ये देखें HOH HOH और यहाँ पर ये जो O2 ये वाला, एक O ऊपर एक O नीचे। तो बेटा जी अब हमारे पास बन जाएगा OH OH, यानी कि अगर एक ऑक्सीजन 2 पानी के साथ चिपक जाए तो कितने OH बनते हैं, 1 2 3 4 OH बनते हैं। और ये क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड 4 2 8, लेकिन यहाँ पर कितने 4 3 12 है ना। तो ये 4 इसके साथ चिपक जाएंगे, तो 4 2 8 और ये 4 लेकर आए अपने साथ, तो 4 OH मजीद आ गए, 4 3 12। क्लियर है। तो अभी हमें बेसिकली बात समझ आ गई कि भाई साहब लोहे को जंग कैसे लगता है। पहले आयरन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को देखते देखते ऑक्सीजन उसके साथ आकर चिपकेगा और पानी भी। अब जैसे बेटा ये दोनों आकर चिपकेंगे तो OH- बन जाएगा और ऊपर प्लस है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाकर चिपक जाएगा और बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड। बढ़िया समझ आया, यही है बेटा जंग। तो अभी हमें बात समझ आ गई कि लोहे को जंग कैसे लगता है या लोहा खराब कैसे होता है। अगला स्टेप, अभी हमें ये बात तो समझ आ चुकी है कि लोहा खराब कैसे होता है। अब सवाल ये कि लोहे को ख़राब होने से बचाएं कैसे। प्रिवेंशन मतलब बचाना है। कैसे बचाना है, स्टॉप रस्ट बाय प्रिवेंटिंग एयर एंड वाटर फ्रॉम टचिंग द मेटल। अगर तुमको याद हो तो यहाँ पर हो ये रहा था कि ऑक्सीजन और पानी लोहे पर अटैक कर रहा था, लोहे के साथ आकर चिपकना चाह रहा था। तो अगर हम किसी तरीके यहाँ पर ब्लॉक लगा दें, मतलब मान लीजिए कि ये लोहे का मार्कर है, तो इसके ऊपर मैं ब्लॉक लगा दूँ, कोई ऐसी चीज़ लगा दूँ कि अब ये ऑक्सीजन और पानी के साथ ना मिल सके या ऑक्सीजन और पानी इसके साथ ना मिल सके। यही तरीका है। तो तरीका क्या है, स्टॉप रस्ट से हम बचा सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग एयर एंड वाटर फ्रॉम टचिंग द मेटल। हम ये चाहते हैं कि हमारी मेटल को कोई भी टच ना करे। अब जैसे कि कोटिंग, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम बेटा, एक काम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, मैं चाहता हूँ मेरे मार्कर को जंग ना लगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पेंट कर दूंगा, रंग कर दूंगा। आपने देखा नहीं जो घरों में गेट वगैरह होते हैं उनको रंग कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये पहला स्टेप। बेटा जी अगर मैं चाहता हूँ कि इस मार्कर को जंग ना लगे तो सबसे पहले मैं इसको कर दूंगा पेंट, रंग कर दूंगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ बेटा मैं इसके ऊपर लगा दूंगा ऑयल यानी कि तेल। अच्छा, जिस तरह वो बाइक की चेन नहीं होती है, बाइक की चेन पर तेल लगा दिया जाता है ताकि बाइक की जो चेन है वो जंग ना पकड़े। इसी तरह ग्रीस, मशीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर ग्रीस से लगाई जाती है। ग्रीस एक थिक सा लुब्रिकेंट होता है, थिक सा मटेरियल होता है, वो लगा दिया जाता है ताकि वो चीज़ें जंग ना पकड़ें। तो अब होगा क्या, अगर आप ये मान लीजिए आपके पास लोहा है, अगर मान लीजिए कि आप अपने लोहे की ईंट के ऊपर तेल लगा दो या फिर आप उसके ऊपर रंग कर दो या ग्रीस लगा दो, तो अब आपका क्या ख्याल है, क्या बाहर वाली ऑक्सीजन इस तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अब दरमियान में आ चुकी है पेंट की लेयर, इसीलिए अब ये जंग भी नहीं पकड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो दरवाज़ा लगा हुआ है उस पर जो रंग किया गया है वो उसकी खूबसूरती के लिए तो डेफिनेटली किया गया है, मगर उसका नंबर 1 मकसद दरवाजे को खूबसूरत बनाना नहीं था। उसका मकसद ये था कि भाई साहब हवा से दरवाजे को बचाओ, तो इसलिए आपने रंग कर दिया ताकि एकदम अगर तो हवा से बचा लोगे तो वे जंग भी नहीं लगेगा। सिंपल सी बात। अगला स्टेप, गैल्वनाइजेशन। अच्छा, ये गैल्वनाइजेशन क्या होता है? गैल्वनाइजेशन के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, हम एक डब्बा लेते हैं, डब्बे को एकदम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं मस्त, और फिर उसके अंदर बेटा डाल देते हैं जिंक मेटल डालेंगे और उसका जिंक का सूप बना लेंगे यानी मोल्टन जिंक। तो आप देख सकते हैं हमने डब्बा लिया है, डब्बे के अंदर जिंक को पिघला दिया है। जिंक को पिघलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर अगर मान लीजिए ये मार्कर मेरा लोहे का है तो मैं लोहे का मार्कर इसके अंदर डुबो दूंगा और बाहर निकाल दूंगा। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बेटा शहद के अंदर आप उंगली डुबोकर बाहर निकालते हो तो
शहद आपकी उंगली के साथ लगा होता है, इसी तरह जब मैं लोहे के मार्कर को जिंक के अंदर डुबो के बाहर निकालूंगा तो जिंक किसके साथ लगा होगा। बस मुझे काम करना, बस को ठंडा कर लेना है। तो अब इसका मतलब यह है कि अब मेरा लोहा बच चुका है, क्योंकि लोहे के ऊपर आ गया जिंक, अब जिंक जाने और हवा ना, मेरा काम तो बच गया भाई। इसको हम बोलते हैं गैल्वानाइजेशन। जैसे कि जो पानी के पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ऐसे बनाया जाता है जंग लगने से। आयरन इज कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ जिंक। उसके बाद टिन कोटिंग। अच्छा, यही काम आप टिन के साथ भी कर सकते हो। डब्बा लेना है, टिन डाल देना है और उसको गर्म कर देना है। या फिर एक और तरीका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो कैसे, वो ना हम जरा आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। यानी या तो तुम बेटा लोहे के ऊपर जिंक की तय चढ़ा दो या फिर बेटा टिन की तय चढ़ा दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए से, वो हम आगे जाकर देखेंगे। अच्छा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है? अब ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए कि ये मेरे पास लोहा है और मैं चाहता हूं कि लोहे का मार्कर खराब ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर किसी ऐसी मेटल की तय चढ़ा दूंगा जो लोहे से भी ज्यादा हवा से रिएक्शन करती हो, हवा से ज्यादा प्यार करती हो। जैसे आपको पता ना, लोहा तो हवा के साथ दोस्ती कर रहा था ना, तभी तो खराब हो रहा था। तो अभी मैं लोहे के ऊपर ऐसी चीज की तय चढ़ा दूंगा जो लोहे से भी ज्यादा हवा के साथ रिएक्शन करना चाहे, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो जिंक या मैग्नीशियम की तय अगर लोहे के ऊपर चढ़ जाए तो जिंक और मैग्नीशियम हवा के साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा और भाई साहब ये अपना काम करता रहेगा, रिएक्शन करता रहे, लेकिन अंदर वाला मेरा मार्कर सेफ है। यही होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मतलब एक की कुर्बानी देकर दूसरे को बचा लिया। तो आपने जिंक की कुर्बानी दी लेकिन अंदर लोहे वाला मार्कर बचा लिया। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है? आयरन कोटेड विद मोर रिएक्टिव मेटल। आयरन को बेटा उससे भी ज़्यादा रिएक्शन करने वाली मेटल के साथ उसके ऊपर कोट कर दिया जाएगा, तय चढ़ा दी जाएगी। द मोर रिएक्टिव मेटल को रोड्स, अच्छा वो जो बाहर जिसकी आपने तय चढ़ाई है ना, वो खराब हो जाएगी, गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन अंदर वाला मार्कर बचा रहेगा। एंड द आयरन रिमेन सेफ, तो आयरन आपका बचा रहेगा। तो आज बेटा हमने क्या समझा कि कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल का खराब हो जाना, गलना सड़ना कोरोजन कहलाता है। और अगर कोई भी मेटल जो खराब हो रही है या गल सड़ रही है वो लोहा है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं रस्ट। फिर हमने ये समझा कि लोहे को जंग कैसे लगता है। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी के साथ लड़ता है तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि बाद में रस्ट यानी कि जंग बना देता है। फिर हमने ये समझा कि लोहे को जंग से कैसे बचा सकते हैं। तो बस तरीका यही है कि लोहे को किसी तरीके हवा से बचाओ। हवा और लोहे को आमने सामने मत आने दो। अगर नहीं आमने सामने आएंगे तो जंग भी नहीं लगेगा। तो कैसे बचाओगे? यहाँ इसके ऊपर एक्चुअल में पेंट कर दो या ग्रीस लगा दो या तेल लगा दो या फिर इसके ऊपर जिंक की तय चढ़ा दो या फिर टिन की तय चढ़ा दो। किसी तरीके बस इसको हवा से बचाना है। क्लियर है?